बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम स्टार्ट करेंगे। एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो सबसे पहले हम यानी इंट्रो से स्टार्ट करेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं लिविंग बीइंग्स में। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक भी आ जाते हैं। अच्छा, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की आप इस तरह से बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखो ना, तो ये है that deals with the study of biological molecules. अब इट आल्सो डील्स विद द वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑफ लिविंग बींग्स। मतलब जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन है ना आपके पास, वो भी बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है एंड न्यूक्लिक एसिड है। इन सब को हम इनके डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको प्रोटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन का पता होना चाहिए। और यहाँ से एमसीक्यू ये जो है ना, ये जो मैंने भी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, इनकी परसेंटेजेस बहुत वक्त पूछ ली जाती है कि आपके पास क्या है, मतलब यानी कि इनकी परसेंटेजेस कितनी है। प्रोटोप्लाज्म का तो आपको आइडिया होगा कि जो हमारे पास सेल के अंदर जितना भी पोर्शन है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों आ जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास वो नहीं होता, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता। अच्छा, तो आपने ये याद रखना है हमारे पास जो टोटल बायो एलिमेंट्स है वो 92 हैं। जो टोटल बायो एलिमेंट्स है वो 92 हैं। उसमें से जो अप्रॉक्सीमेटली 25 एलिमेंट्स आउट ऑफ नेचुरली जो अकरिंग एलिमेंट्स है वो 92 हैं, जिसमें से 25 हैं जो कि हमारे पास क्या है, अकरिंग एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आर फाउंड इन लिविंग बींग्स। वो क्या है, वो उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन अब देखिए, लिविंग बीइंग की बात की गई है ना यहाँ पे। अगर मैं 25 की बात करूँ तो उन्होंने क्या कि 25 जो है ना 92 में से, वो टोटल बायो एलिमेंट्स 92 है, उसमें से जो लिविंग में है वो 25 है। लेकिन जो ह्यूमन में है ना वो 16 है। और ये इस तरह का एमसीक्यूज आ जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो कहते हैं ना कि ह्यूमन बॉडी में कितने बायो एलिमेंट्स है, तो आपने 16 पे क्लिक करना है। अगर 16 पे आपने मार्क करना है। लेकिन अगर वो ये कहे कि टोटल बायो एलिमेंट्स कितने हैं लिविंग बीइंग में, तो आपने 25 लगाना है। तो ये गौर करना है। उसके बाद मेजर 6 हैं। मेजर जो बायो एलिमेंट्स है वो 6 है। ये 6 मेजर बायो एलिमेंट्स, उनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की 65%। बाकी आपने ये परसेंटेजेस देख लेनी है। इसको भी अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। ये माइनर एलिमेंट्स हैं। माइनर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो 99% प्रोटोप्लाज्म का मैस बनाते हैं ना, उसको हम मेजर कहते हैं। जो लेस देन 1% बनाते हैं ना, उनको हम माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। और जो 0.01% बनाते हैं उनको हम ट्रेस बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब बायो एलिमेंट्स जो होते हैं ना आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म थाउजेंड ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स विद विच में बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। वाटर और मिनरल्स क्या है, इनऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये जो टेबल है ये आपने लाजमी करना है। इसमें ये जो आरएनए का आया था, ये आरएनए के बारे में ये एमसीक्यूज़ पास पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है। अभी मैं आपको 2 एमसीक्यूज़ बताऊंगा जो कि मतलब पास पेपर के एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपसे आपसे आपको कहा जाए कि मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स कौन सा है, तो आपने वाटर को करना है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो आपने वाटर को करना है। लेकिन अगर वो कहें मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो आपने प्रोटीन्स को मतलब उसमें मेंशन कर देना है। तो वाटर क्या है, मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक है किसी भी सेल में हो, ठीक है। लेकिन मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, प्रोटीन है। तो ये 2 बातें अपने याद रखनी है। उसके बाद अगर यहाँ इस पैराग्राफ में इसमें देखा जाए तो उन्होंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास साइटोप्लाज्म में होते हैं और ये एज अ फ्यूल के तौर पर काम करते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं आपके पास किस में होती है, मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होती है आपके पास। साथ में ये भी राइबोसोम, साइटोस्केलेटन एंड एंजाइम ऑफ सेल। लिपिड्स आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। लिपिड्स प्रोवाइड रिजर्व्ड एनर्जी। ये क्या करते हैं, रिजर्व एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, शेप, प्रोटेक्ट और स्क्रेड करते हैं। इनके फंक्शन हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट इंट्रो है इसका। जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए है हमारे पास, क्रोमोसोम में होता है। ये कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी को, ठीक है। द न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी होता है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में। इसका काम ये होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से लेता है और प्ले करता है रोल प्रोटीन सिंथेसिस में, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। बाकी जो टॉपिक्स है, कंडेंसेशन क्या हो गया और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन के। अगर मैं लिटरली बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी वो कार्बन जो कि वाटर के साथ रिलेट हो, यानी एसोसिएट हो। अगर
असल डेफिनेशन ये है पेपर में, मतलब बाज़ औक़ात पूछी जाती कि द डैश कंपाउंड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अच्छा, आपने याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना, यानी जो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो या हमारे पास क्या हो, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। कीटोन ग्रुप क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्डेड, दोनों साइड से आपके पास मिथाइल या कार्बन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक साइड पे आपके पास क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में H होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और उनको हम सिंपल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन या की बुनियाद पर चेंज कर सकते हैं। किसकी बुनियाद पे, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन आपको पता होना चाहिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह लो, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन इसका ऑपोजिट हो गया। हाइड्रोलाइसिस बेसिकली किसे कहते हैं, हाइड्रो कहते हैं वाटर को, लाइसिस कहते हैं स्प्लिटिंग को, यानी स्प्लिटिंग इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं, और इसके लिए सैकराइड्स एक ग्रीक वर्ड है तो यूज़ किया जाता है। अच्छा, हम क्लासिफिकेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं वो नंबर ऑफ़ सैकराइड यूनिट्स के बेस पे करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में दो ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो एल्डी आगे हम डिस्कस करेंगे, जो एल्डो होंगे तो जो एल्डिहाइड होंगे तो एल्डोसिस कहेंगे, और कीटो होंगे तो उनको कीटोसिस कहेंगे। अच्छा, ये बेसिक इनके उसकी क्लासिफिकेशन है। हम एक एक को मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। मोनोसैकेराइड आपने याद रखना है कि इसमें सिंगल सैकेराइड यूनिट है, ठीक है। जबकि ओलिगोसैकेराइड में कितने होते हैं, 2 to 10 सैकेराइड यूनिट्स होते हैं बेसिकली। और पॉलीसैकेराइड क्या चीज़ है, बेसिकली इसमें मोर देन 10 सैकेराइड यूनिट्स होते हैं। ये जो हमारे पास मोनोसैकेराइड है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे पास, और इनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती। जबकि दूसरे जो हमारे पास है ये लेस कम्प्लेक्स हैं, और इनकी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है एटलीस्ट 2 एंड मैक्सिमम 10 मोनोसैकेराइड तक। और जो पॉलीसैकेराइड है ये तो हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये हाइड्रोलाइसिस दे सकते हैं 11 मोनोसैकेराइड तक, लीस्ट बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो मोनोसैकेराइड होते हैं ना वो हमारे पास हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि ओलिगोसैकेराइड होते हैं ये हमारे पास लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि हमारे पास पॉलीसैकेराइड होते हैं ये तो इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, जो स्वीटेस्ट है ना वो मोनोसैकेराइड है, लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं ओलिगोसैकेराइड होते हैं, और यहाँ पे टेस्ट होंगे वो पॉलीसैकेराइड होंगे। लेकिन साथ साथ मैं अभी जो बताऊँगा आपको वो इंपॉर्टेंट MCQs हैं। फ्रक्टोज, अच्छा आपसे आपसे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे ना, अगर आपसे पूछा जाएगा मोस्ट स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो फ्रक्टोज ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप, प्योर होनी में 99% होता है, ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना है। और मोनोसैकेराइड के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं किसके, फोटोसिंथेसिस के। और साथ में मैं आपको एक ये बताना चाहता हूँ कि आपने याद रखना है कि 10 ग्राम जो होता है ना वो 7.6 किलो कैलोरी एनर्जी की होता है। इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। 10 ग्राम इज इक्वल टू 717 किलो कैलोरीज की इक्वल होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्ट्स हमारे पास किसके, फोटोसिंथेसिस के, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ये तो मोनोसैकेराइड होते क्या हैं, ये ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे पास, सही है, जिसमें मैंने बताया एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा। जो रेंज है कार्बन आइटम की वो 3 to 7 आइटम्स है। रेंज कितनी है आपके पास कार्बन के आइटम की, 3 to 7 है। और जो सबसे सिंपलेस्ट है वो ट्रायोज है, जिसमें हम आगे इस टेबल में डिस्कस करेंगे कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है सबसे, वो ट्रायोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, उसकी हम बात अभी इस टेबल में करेंगे। लेकिन अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑल दी कार्बन आइटम इन मोनोसैकेराइड सबके पास OH ग्रुप होगा, सारे के जितने भी कार्बन आइटम्स होंगे मोनोसैकेराइड में, लेकिन एक्सेप्ट एक कार्बन जिसके पास या तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा या कीटोन ग्रुप लगा होगा। ये इसका जनरल फार्मूला है आपके पास CnH2NO, वेयर इज नंबर ऑफ एटम्स इन मोनोसैकेराइड। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, जो जिनके पास एल्डिहाइड होगा उसको हम एल्डोसिस कहेंगे, और जिनके पास कीटोन होगा उसको कीटोसिस कहेंगे। और द नंबर ऑफ कार्बन आइटम जिसके पास 3 होंगे उसको ट्रायोस कहेंगे, 4 वाले को टेट्रोसिस कहेंगे, 5 वाले को पेंटोसिस कहेंगे, 6 वाले को हेक्सोसिस कहेंगे, 7 वाले को हम हेप्टोसिस कहेंगे। सिंपल सी बातें हैं। अब जो इसमें से आपने याद रखना है ना वो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल फार्मूला है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की रेंज है, ये है। और साथ में आपके पास ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है। और मैंने एक MCQ ये भी बताया कि फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर इन मोनोसैकेराइड, ठीक है। और मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हैं, ठीक है। तो दीज पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब इसके बाद हम इस टेबल को डिस्कस करेंगे, और ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको आना चाहिए, सही है।
टेबल में ट्रायोज में देखो C3H6O3, तो कार्बन तो सेम है ना, और हाइड्रोजन डबल और इतना है, और अपने याद रखना है 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन डबल जाएंगे, ऑक्सीजन भी उतने रहेंगे। जो ट्रायोज है उसमें अगर आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड आता है और साथ में डाईहाइड्रोक्सीसीटोन आता है, इनका काम क्या होता है, इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस एंड सेल रेस्पिरेशन, ये अपने याद रखना है। इससे टेट्रोसिस में आपके पास एरिथ्रोज है और एरिथ्रोलोज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ये एज ए इंटरमीडिएट काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, वो आपको मैं बताऊँगा। पेंटोज है, और पेंटोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप में आते हैं वो राइबोज आता है, और एक डी ऑक्सी राइबोज आपके पास आता है। अब देखो राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज का फार्मूला उन्होंने लिखा है C5H10O4, तो डी ऑक्सी राइबोज, तो इसमें एक ऑक्सीजन कम है, यानी कि अगर C5H10O5 जो होगा वो राइबोज का फार्मूला होगा। तो आपसे पूछ सकते हैं C5H10O4 इज़ द फार्मूला ऑफ विच मोनोसेकेराइड विच बिलोंग्स टू एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो ये डी ऑक्सी राइबोज का होगा। आगे है रिबुलोज का, जो कि हमारे पास क्या है, राइबोज और डी, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए की कंपोनेंट है। जो रिबुलोज है वो इंटरमीडिएट होते हैं हमारे पास फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद हेक्सोज में आपके पास ग्लूकोज आते हैं और गैलेक्टोज आते हैं, और फ्रुक्टोज क्या आता है, एज अ कीटोनिक ग्रुप आता है। ग्लूकोज क्या चीज़ है, रिस्पिरेटरी फ्यूल है। फ्रुक्टोज इंटरमीडिएट इन रिस्पिरेशन है। गैलेक्टोज कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर है। आगे है 7 जो ग्लूकोहेप्टोज और सीडोहेप्टोज, ये भी फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट के तौर पर काम करते हैं। इसके बाद का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हिसाब किताब होता है और इसमें कैसे शिफ्टिंग आती है। अच्छा, बेसिकली जो हमारे पास ये जो डिस्कस किया गया है ना सारा, इसमें ये बताया कि मोनोसेकेराइड जो होते हैं ना, ये अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखा जाए तो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में होते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन इनको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल उन्होंने ली एज अ राइबोज, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, जब इसको हम डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो हमारे पास ऑक्सीजन जो एटम होता है ना, वो ये जो ऑक्सीजन एटम है ये एल्डिहाइड ग्रुप से किसके मतलब वो कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है हमारे पास राइबोसिक केस में सेकेंड लास्ट कार्बन को, जो कि कार्बन नंबर 4 है, जिसको पेंटेंटिमेट कार्बन भी कहते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि जनाब एक लिंक बन जाता है। इन दिस वे ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 4। जो एज ग्रुप होता है ना कार्बन 4 का, वो शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, टू कार्बन 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब इसमें आपको पता होना चाहिए अल्फा शुगर किसी कहते हैं और बीटा शुगर किसी कहते हैं। अल्फा शुगर आपने याद रखना है, जब भी OH ग्रुप प्रेजेंट होगा अपवर्ड ऑन कार्बन 1, ये देख सकते हैं आप, ये सॉरी इफ़ जब भी OH ग्रुप जो होगा ना, वो अगर कार्बन नंबर 1 पे ऊपर प्रेजेंट होगा, जैसे हमारे पास बीटा ग्लूकोज में है तो उसको हम बीटा शुगर कहेंगे। चाहे ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो, अगर ऊपर प्रेजेंट है ना कार्बन नंबर 1 में, जैसे कि बीटा ग्लूकोज में है, तो उसको हम बीटा शुगर कहेंगे। अल्फा शुगर किसे कहेंगे, जिसमें OH ग्रुप क्या हो, डाउनवर्ड हो। तो ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है। इसके बाद आता है स्टीरो आइसोमरिज्म इन ग्लूकोज। स्टीरो आइसोमरिज्म इन ग्लूकोज में हमारे पास क्या है, बेसिकली स्टीरो आइसोमरिज्म मॉलिक्यूल है सेमिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन डिफर किस में होते हैं, ओनली इन हैविंग एटम्स जो अरेंज होते हैं हमारे पास किसमें, 3D स्पेस में। सही हो गया ना, ये अपने याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होती है। एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन है जो कि 4 डिफरेंट कंपाउंड या एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए। अगर दो कोई भी सेम आ गया 4 में से, तो उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन नहीं कहेंगे। तो एसिमेट्रिक कार्बन इज दैट टाइप ऑफ कार्बन विच फॉर्म्स बॉन्ड विद 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स। जैसे ग्लूकोज में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5 क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है। सही है। तो अच्छा, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये हमारे पास एक स्टीरियोआइसोमरिज्म की क्या है, टाइप है, जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, दिस मीन दैट मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज बट दे कैन नॉट बी प्लेस ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी, डी शुगर जो होता है और एल डी एंड एल ग्लूकोज क्या होते हैं हमारे पास, इनैंशियोमर्स होते हैं, जैसे कि इस फिगर में आपके पास डिस्कस किया गया है। आगे इस पैराग्राफ में सिर्फ ये बताया गया है कि जो एल शुगर्स होते हैं उनको हम लेबॉरेटरी में बनाते हैं, अगर मतलब लेफ़्ट शुगर जो होते हैं ना, कैन नॉट बी मेटाबोलाइज बाय राइट। अच्छा, जो हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो डी शुगर होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास बॉडी में होते हैं तो उनके लिए प्रोटीन और सेल रिसेप्टर्स जो बनाए जाते हैं वो उनके मुताबिक बनाए जाते हैं, जैसे कि ग्लव्स जो होते हैं प्रॉपर हैंड में फिट होते हैं। तो एल शुगर कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय राइट हैंडेड इंजाइम्स। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राइट हैंडेड शुगर जो होंगे वो राइट, यानी कि जो एंजाइम्स बनाए जाते हैं उनकी उन्हीं हिस्से हमारे पास क्या होंगे,
मतलब डिजेस्ट होंगे। फॉर एग्जांपल द एंजाइम इन योर स्टमक डिजेस्ट ओनली राइट हैंडेड शुगर, लाइक लेफ्ट हैंडेड शुगर कैन नॉट बी मल्टीप्लाई राइट हैंडेड एंजाइम। तो ये चीज़ आपको बताई गई है। इसके बाद हम ओलिगोसैकेराइड को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ओलिगोसैकेराइड में आपने क्या याद रखना है, ओलिगोसैकेराइड इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसको इस तरह से नहीं याद करना, ये आपने रीड लाजमी करना है। इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड है, आपने जो चीज़ें याद रखनी ना वो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या। इसमें आपने सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब सक्रोज़ है हमारे पास, एक माल्टोज़ और एक लैक्टोज़ डिस्कस किया गया है। जो आगे बॉन्ड बनते हैं ना, ये कौन से हैं, जैसे सक्रोज़ में अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। जबकि माल्टोज़ में क्या होता है, वन अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक पे प्रेजेंट होता है। लैक्टोज़ में बेसिकली क्या होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर ये आपको बॉन्ड याद रहेंगे तो आप समझ लें कि आपका एक एमसीक्यूज़ क्या होगा यहाँ से मतलब कंफर्म हो गया। और मेन इस टॉपिक में से यही पूछा जाता है। कभी कभी कभार यानी कि कुछ इनके जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पूछा जाता है। और बाद ये भी आपने याद रखना है कि सक्रोज़ जो है किन यूनिट से मिलके बनता है, ठीक है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, जो कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड होता है ना, यानी COC। जैसे यहाँ पे देखो ये कार्बन है ना, ये भी कार्बन है, इनके दरमियान ऑक्सीजन है, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। the type of bond which is present between the type of bond in which one oxygen atom is present between two carbon atom is called ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपने ये याद रखना है। तो मैंने क्या कहा आपने, और आप जैसे कि मैं अब आपसे पूछूं सक्रोज किन यूनिट्स पे मुश्तमिल है, तो अल्फ़ा ग्लूकोज पे और बीटा फ्रक्टोज पे। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं माल्टोज में क्या होता है, 2 अल्फ़ा ग्लूकोजेज होते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास लैक्टोज़ में क्या होता है, बेसिकली एक बीटा गैलेक्टोज़ है और एक बीटा ग्लूकोज़ है। तो मैं आपसे ये भी अच्छा एक और भी चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके पास पहले से हाईलाइटेड फॉर्म में है कि जब OH ग्रुप हमारे पास सॉरी ग्लूको इनके सक्रोज़ में जब आपसे कहेंगे कि जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है तो OH ग्रुप किस मतलब यूनिट से मतलब वो देते हैं हमारे पास। तो ये देखो अल्फ़ा ग्लूकोज़ यहाँ पे दे रहा है, यहाँ भी अल्फ़ा ग्लूकोज़ दे रहा है। इधर बस आपने याद रखना है कि यहाँ पे कौन दे रहा है, बीटा गैलेक्टोज़ दे रहा है, सही है। जब आप एक याद रखेंगे दूसरा आपको खुद याद हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सक्रोज़ में जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है तो OH ग्रुप किससे रिलीज़ होता है, यानी जो वाटर बनता है ना हमारे पास। तो आपने कहना है कि ग्लूकोज से, सक्रोज़ की केस में, माल्टोज़ में भी किससे, अल्फ़ा ग्लूकोज से, और लैक्टोज़ में आपने याद रखना है बीटा गैलेक्टोज़, सही है। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसके पैराग्राफ में क्या मेंशन है। बेसिकली हमारे पास ओलिगोसैकेराइड मैंने आपको पहले बताया था कि यानी कि 2 to 10 सैकेराइड यूनिट्स जिसमें हम उसको ओलिगोसैकेराइड कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली डाइसैकेराइड को डिस्कस किया गया। जब 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन होते हैं डाइसैकेराइड बनता है। ये भी एक काइंड है ओलिगोसैकेराइड की, वही प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है। इनको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है माल्टोज़, लैक्टोज़ एंड सक्रोज़। सक्रोज़ को हम क्या कहते हैं, केन शुगर कहते हैं, ठीक है। ये कैन शुगर कहते हैं। ये आपके पास मैंने जैसे कहा कि इस पैराग्राफ को भी रीड करना है। और ये स्वीटनर के तौर पर यूज़ होता है हमारे पास होम में फॉर मेकिंग स्वीट डिशेज। इन प्लांट्स में इसको ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड कहते हैं, क्योंकि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज जो प्लांट्स की बॉडी होती है। इट इज़ वेरी सोलेबल एंड देयरफॉर मूव्ड एफिशिएंटली इन हाई कंसंट्रेशन इन प्लांट्स। इसके आगे रीज़न बताइए कि सोलेबल होता है और एफिशिएंटली मूव करता है। इट इज़ रिलेटिवली अनरिएक्टिव केमिकल, और ये अनरिएक्टिव केमिकल है, ठीक है। तो मैंने बॉन्ड बताया कि कैसे बनता है। अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपने याद रखना है, ठीक है। तो माल्टोज़ को माल्ट शुगर कहते हैं। ये इंटरमीडिएट डाइसैकेराइड है प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। माल्टोज़ इज जनरली फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स। माल्टोज़ कैसे बनता है, 2 अल्फ़ा ग्लूकोज से मिलने के, इसमें अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। लैक्टोज़ को हम मिल्क शुगर कहते हैं, ठीक है। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपने याद रखना है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बताया गया है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं। कोई भी कार्बोहाइड्रेट अच्छा रिड्यूसिंग अपने यहाँ रखने, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो उनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। और नॉन रिड्यूसिंग, इसमें बेसिकली आपने ये याद रखना है कि सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स और जो 2 टाइप्स ऑफ डाइसेकेराइड माल्टोज और लैक्टोज, ये हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। बाकी 3rd टाइप ऑफ डाइसेकेराइड से हमारा सक्रोज और सारे के सारे पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, सक्रोज और पॉलीसेकेराइड जितनी भी वो सारे नॉन रिड्यूसिंग है। बाकी जो रह गए इनके क्या रह गए हैं, सारे मोनोसेकेराइड और 2 माल्टोज और लैक्टोज, ये रिड्यूसिंग है। किसी तरीके से भी आप याद कर सकते हो, लेकिन ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी MCQs में पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। तो ये आपने लाजमी देखना है इन चीज़ों को।
बेसिकली इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड। कोई लेक्चर लेंथी होगा, लेकिन मेरा दिल था कि मैं इसको कंप्लीट मतलब आपके पास अपलोड करूं, ताकि आप इसको एक ही फ्लो में देख सकें। वो अच्छा, मैंने आपको बताया था जो मोर देन 10 मोनोसेकेराइड, इसमें उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। आगे इसके बाद ये लिखा हुआ है, दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, इसके बाद दो क्लासिफिकेशन है इसकी, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास कंडेंसेशन होती है ओनली वन काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड की, यानी कि होमोपॉलीसेकेराइड इज फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड, इसलिए इसको हम होमो कहते हैं। होमो मीन सेम होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है। हेट्रो में क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड कंडेंसेशन से ये बनता है। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज और काइटिन, ये किसकी एग्जांपल है, होमोपॉलीसेकेराइड। जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड की क्या है, अगर पेक्टिन एंड पेप्टाइड और ग्लाइकिन। पॉलीसेकेराइड जो फंक्शंस है ना, वो हमारे पास फूड और एनर्जी स्टोर करते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है ना, हमारे पास स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाते हैं। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, सॉरी स्टार्च जो अब देखें, पॉलीसेकेराइड फंक्शन चीफली एज फूड। कौन है, स्टार्च और ग्लाइकोजन कहते हैं। और एनर्जी स्टोर्स जो होते हैं हमारे पास, यानी कि पॉलीसेकेराइड की फंक्शन क्या है, फूड और एनर्जी स्टोर्स। आगे लिखा है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल्स क्या होते हैं, सेलुलोज एंड काइटिन। हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन फूड और एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है। जबकि स्ट्रक्चरल मटेरियल कौन बनाते हैं, सेलुलोज एंड काइटिन बनाते हैं। काइटिन किस में होता है, फंजाई में होता है। सेलुलोज किस में होता है, हमारे पास प्लांट्स में होता है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये कन्वीनियंट स्टोरेज मॉलिक्यूल है, कैसे इनका, देयर लार्ज साइज मेक्स देम मोर और लेस insoluble in water, so they exert no osmotic or chemical influence in the cell. They fold into compact shapes and they are easily converted to sugar by hydrolysis when required. तो ये रीज़न है कि ये बेसिकली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, और कोई भी osmotic या केमिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता इनका सेल के अंदर। so that's why they are convenient storage molecules for food and energy. स्टार्च को हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें से भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपने लाजमी मतलब उनको देखने के कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए हैं और आ सकते हैं। स्टार्च के बारे में आपने ये याद रखना है कि बेसिकली हमारे पास स्टार्च जो है, ये हमारे पास एक होमोपॉलीसेकेराइड है, और साथ में ये याद रखना है कि ये हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज की कंडेंसेशन से बनता है। आगे ये इट इज़ अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स। ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, रूट्स में, स्टेम में, रीड्स में, सीड्स में। जो ग्रेन्स और पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं वो रिच सोर्स है हमारे पास स्टार्च के। स्टार्च डाइजेस्ट होते हैं ओरल कैविटी में एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एंजाइम अमाइलेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस स्टार्च कहाँ पे डाइजेस्ट होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हाइड्रोलाइसिस की, तो हमारे पास माल्टेज एंजाइम की बेस पर इसकी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है, ठीक है। अच्छा, आयोडीन टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ है। आयोडीन टेस्ट, जब हम स्टार्च, हम कहते हैं ना कि स्टार्च और ग्लाइकोजन में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं किसका, स्टार्च का, तो हमारे पास ब्लू कलर आता है। क्या आता है, ब्लू कलर। लेकिन जब ग्लाइकोजन का करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रेड कलर आता है। इसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्च और ग्लाइकोजन में कैसे फ़र्क करते हैं, स्टार्च हमारे पास आयोडीन टेस्ट देता है, कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। जबकि ग्लाइकोजन कौन सा कलर देता है, हमारे पास रेड कलर देता है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, स्टार्च की दो फॉर्म है, अमाइलोज है हमारे पास, एक क्या है, और एक है माइलोपेक्टिन। अमाइलोज के बारे में आपने याद रखना है कि इसमें अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और ये लीनियर होता है और एक अनब्रांच्ड होता है। जबकि अमाइलोपेक्टिन में अल्फ़ा 1,6 होती है और एक ब्रांच्ड चेन है, ठीक है। अच्छा, तो आपने ये याद रखना है। और जो सेलुलोज़ है ना हमारे, अच्छा मैंने आयोडीन में टेस्ट की बात करूँ तो स्टार्च ब्लू कलर देगा, ग्लाइकोजन रेड कलर देगा, सेलुलोज़ कोई कलर नहीं देगा। तो ये तीन आपने याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अगर इसमें कोई इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस की तो आयोडीन टेस्ट को मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। आपने ये भी याद रखना है कि अमाइलोज के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये अल्फ़ा 1,4 होता है और इसमें लीनियर होता है और अनब्रांच होता है, और ये सॉल्युबल किस में होता है, हॉट वाटर में होता है। जबकि अमाइलोपेक्टिन अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज 80% होता है और ब्रांच चेन होता है और कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। तो ये अपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसमें भी हमारे पास क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोजेज होते हैं, ठीक है। डाइजेशन जो होती है वो क्वाइट सिमिलर टू होती है स्टार्च को। अच्छा, मैंने बताया था कि आयोडीन टेस्ट में क्या देता है, रेड कलर हमारे पास देता है किसके साथ, आयोडीन सोल्यूशन के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन रिजेंबल्स विद अमाइलोपेक्टिन बट ग्लाइकोजन हैज़ मोर ब्रांचिंग देन अमाइलोपेक्टिन, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट मतलब एक लाइन थी, अपने इसको देख लेना। सेलुलोज बेसिकली क्या है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास अर्थ में, ठीक है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट अर्थ में कौन सा है, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट वो सेलुलोज है। काइटिन इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन अर्थ, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, काइटिन है, ठीक है। अच्छा, सेलुलोज में क्या होता है बेसिकली, हमारे पास ये बीटा ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। और साथ में ये याद रखना है कि स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है किसका, प्लांट का, जो कि मैं सेल वार में डिस्कस कर चुका हूँ। और कॉटन एंड पेपर आर प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। और इसमें क्या होता है, हमारे पास सेलुलोज जो होता है नो कलर विद आयोडीन सोल्यूशन, ये भी याद रखना है। और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक की जो होती है इसमें। और मैं बताता चलूँ कि आपने सेलुलोज के बारे में और क्या याद रखना है, कि हमारे पास जो सेलुलोज है वो हमारे पास कहाँ पे होता है बेसिकली, प्लांट सेल वॉल में होता है, ये अपने याद रखना है। और बिल्डिंग मटेरियल है किसका, ग्रीन प्लांट्स के लिए, सही है। और ये पैराग्राफ भी रीड करना है, सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बॉडी बट इट हैज़ बी टेकन टू इन डाइट बिकॉज सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में, लेकिन क्या होता है बेसिकली सेलुलोज हमारे पास एज अ डाइटरी फाइबर के तौर पर काम करता है, जो हमारे यानी कि डाइजेशन प्रोसेस को बहुत तेज़ करता है, कॉन्स्टिपेशन से हमें प्रिवेंट करता है, तो ये अपने याद रखना है। आगे लिखा हुआ है कि कुछ एनिमल्स है, हर्बीवोरस एनिमल दैट हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दैट इट बेसिकली हमारे पास बैक्टीरिया दैट सिक्रीट सेलुलोज एंजाइम फॉर डाइजेशन अपॉन हाइड्रोलाइसिस द डेसिक्रेट द सेलुलोबायोज एंड सेलुलोबायोज इज द फर्दर डाइजेशन टू ग्लूकोज। मतलब एनिमल्स हमारे पास ह्यूमन बॉडी में तो नहीं होता, लेकिन कुछ एनिमल्स है जो सेलुलोज एंजाइम मतलब ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशन के तौर पर क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। और उसमें क्या होता है बेसिकली, आपके पास सेलुलोज को सेलुलोबायोज में कन्वर्ट करते हैं और देन सेलुलोबायोज को फर्दर ग्लूकोज में करते हैं। और सेलुलोबायोज आपके पास याद रहे, सेलुलोबायोज जो हमारे पास डाइसेक्राइड है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे काइटन को, और इस तरह से हमारे इस टॉपिक का मतलब इख्तिताम हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं, आपको ये याद रखने चाहिए, ठीक है। काइटन में आपने याद रखना है कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक की जो होती है, क्या होती है, काइटन में हमारे पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक जो होती है, क्या होती है बेसिकली, काइटन में हमारे पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक की जो होती है, ठीक है। और इसमें जो एडिशनल चीज़ है कि हमारे पास मैंने आपको पहले बताया कि फंजाई के सेल वाल में होता है और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में होता है। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि अर्थवर्म जो होता है ना, उसकी सीटा में होता है, अर्थवर्म इन सीटा, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स फंजाई के सेल वाल में होता है। ये तीन है, इसकी जगह आपके पास आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फंगल सेल वाल, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स के अंदर जो सीटा होता है उसमें, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और काइटन में आपने ये भी याद रखना है कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो होता है ना, ये मोनोमर होता है, ठीक है। बाकी में हमने बीटा ग्लूकोज सेलुलोज में डिस्कस किया, और ग्लाइकोजन में भी हमने क्या डिस्कस किया, अल्फ़ा ग्लूकोज, और स्टार्च में भी हमने डिस्कस किया क्या, अल्फ़ा ग्लूकोज। तो काइटन में बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। और ये लेक्चर आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा।